नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सबी हुसैन। सबी जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्राची गायकवाड़ ने जीता स्वर्ण पदक। T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। बीसीसीआई ने 2025-26 सीजन के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की सालाना प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रॉ प्री चैंपियनशिप 10 फरवरी से दुबई में। चर्चा की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्राची गायकवाड़ ने जूनियर वर्ग के मुकाबले में टोमिरिस अमानोवा को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्राची ने 353.3 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कजाकिस्तान की टोमिरिस अमानोवा ने 351.4 अंक के साथ रजत और भारत की अनुष्का ठाकुर ने 341.1 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता। प्राची, अनुष्का और हेजल की भारतीय जोड़ी ने टीम स्पर्धा में 1748 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। सीनियर वर्ग में आकृति दहिया ने 354.2 अंक के साथ रजत और अंजुम मौदगिल ने कांस्य पदक जीता। सोफिया शुरनजेको ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 358.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम स्पर्धा में कजाकिस्तान ने स्वर्ण और भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। उधर पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के आदर्श सिंह ने प्रिसीशन चरण के बाद 291 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। पदक तालिका में भारत 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। टीम स्पर्धा हो या इंडिविजुअल इवेंट, दोनों में ही निशानेबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, देखिए एशियन चैंपियनशिप है ना, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट भी है क्योंकि ये साल अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय शूटर्स के लिए, क्योंकि आपके एशियन गेम्स सामने हैं, आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, इनके वर्ल्ड कप्स होते हैं और जो वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं ISSF, तो ये काफी महत्वपूर्ण ईयर है हमारे शूटर्स के लिए। और देखिए खासतौर से ये है कि आप जब शुरुआत में ही आपको पता लग जाता है कि आपकी तैयारियां कैसी है, किस तरीके से आप शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनु की बात जाता करें, मनु भाकर की उन्होंने अपनी पिस्टल अभी चेंज करी है और उन्होंने एक नई पिस्टल के साथ उन्होंने शूट करना शुरू किया है। तो ऐसे में ये एशियन चैंपियनशिप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कई सारे आपके टॉप के जो शूटर्स हैं एशिया के, वो यहाँ पर आए हैं। और मतलब हमारे अगर भारतीयों का हम प्रदर्शन की बात करें तो आप देखिए कि कई खिलाड़ी ऐसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर्स भी बना रहे हैं। और खासतौर से अगर हम बात करें जूनियर कैटेगरी में, जैसे हम देख रहे हैं कि प्राची गायकवाड़ ने आज गोल्ड जीता है, तो ये जो युवा खिलाड़ी हैं ये भी जो सामने निकल के आ रहे हैं और सीनियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश को जो नाम रोशन कर रहे हैं, जिस तरीके से मेडल जीत रहे हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय निशानेबाजी एक स्वर्णिम दौर से भी गुजर रही है। और कई ऐसे चेहरे हैं भारतीय निशानेबाजी में कि जो आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें भारत का जो रिप्रेजेंट करेंगे वो लोग, और बहुत ही मतलब हम जिसे कहते हैं कि सारे हमारे एक पदक की उम्मीदें हैं। जी, सीधे लिए चलते हैं आपको कोलंबो, जहां पर T20 क्रिकेट विश्व कप का मुकाबला जारी है। कोलंबो में T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 19 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। इससे पहले अमेरिका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। कितना स्कोर देखने को मिलेगा अभी टारगेट USA के खिलाफ? देखिए पाकिस्तान तो चाहेगा कि 200 के करीब वो इस स्कोर को पहुंचाए, क्योंकि जैसे साहिबजादा फरमान है वो ओपनिंग बैट्समैन, उन्होंने शुरुआत बहुत ही अच्छी दी। देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छी, शायद मेरे ख्याल से 73-74 रन की उन्होंने पारी खेली है और उन्होंने जिसमें उसमें 5 छक्के भी जड़ दिए उन्होंने। तो और ये जो साहिबजादा फरमान एक बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं। खासतौर से आज हम देखेंगे बाबर आजम जो एक वेटरन पाकिस्तान क्रिकेटर है, जिस वैसे तो T20 उनके वैसे स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन T20 में उनकी वापसी हुई है इस वर्ल्ड कप को देखते हुए। काफी समय से वो टीम में नहीं थे, बाहर चल रहे थे। बाबर आजम को बुलाया गया है वापस, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए। और हमने देखा भी कि किस तरीके से उन्होंने 46 रन की पारी खेली 33 गेंदों में, और उन्होंने भी बखूबी साथ निभाया। साहिबजादा फरमान का 4 चौके उन्होंने भी जड़े, 1 छक्का भी लगाया। और
बाबर आजम को लाने का यही एक मतलब है कि क्योंकि आपको मध्यम क्रम अपना जो है पाकिस्तान को मजबूत करना, क्योंकि हमने देखा था कि जो इन्होंने पहला मैच खेला नीदरलैंड्स के खिलाफ, वो तो बस इन्होंने किसी तरह से जीत हासिल करी, मतलब चारों खाने चित हो गई थी उनकी बल्लेबाजी। और किस तरीके से अगर वो फहीम अशरफ नहीं है एंड में, जो लास्ट के 2 ओवर्स में वो चौके छक्के नहीं लगाते और वो जो कैच ड्रॉप हुआ, अगर वो ड्रॉप नहीं होता तो पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि है ना इस लीग फेज से ही बाहर मतलब वापस अपने मुल्क चले जाते। लेकिन आज का जो मैच देखे एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि यूएसए ने क्योंकि पाकिस्तान को हराया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि यही T20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में यूएसए ने पाकिस्तान को हरा के एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करी थी। वो एक अपसेट था उस वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा। तो यूएसए के भी हौसले बुलंद थे ये देखते हुए कि हमने एक बार को पाकिस्तान को हराया हुआ और पाकिस्तान वापस अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहता। तो जिस तरीके का आज उन्होंने थोड़ी बल्लेबाजी दिखाई, हालांकि बीच में उनको 1-2 बल्लेबाज, जैसे उनके खुद के जो कप्तान है सलमान आगा, वो ही नहीं चल पा रहे हैं, वो 1 रन की शायद उन्होंने पारी खेली। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान आज इस मैच से देखिए, इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो आगे आने वाला जो बहुत एक बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान कोलंबो से, तो उसके लिए पाकिस्तान को थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कहां पर अभी उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसी टीम है, प्री टूर्नामेंट फेवरेट है, वो पाकिस्तान को चांस भी नहीं देगी और पड़ना हमेशा इंडिया का ही भारी रहेगा। जी। और अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो भारत के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया, जैसा आपने बताया कि पिछले वर्ष में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था विश्व कप में, और पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान लगातार स्ट्रगल करती नजर आई थी। तो ये लगातार पाकिस्तान का जो डिक्लाइन है, खासकर इंडिया के खिलाफ तो वो कहीं स्टैंड भी नहीं करते, लेकिन और जो टीमें हैं, जो नई नई टीमें भी आ रही है, वो उन पर डोमिनेट करके खेल रही है। बिल्कुल, देखिए अब पहले जैसे सूर्य कुमार यादव ने बोला था जब हमने एशिया कप में उनको लगातार 3 मैचेस में हराया था, लीग में, फिर उसके बाद वो जो नॉकआउट स्टेज में, फिर फाइनल में भी, तो सूर्य कुमार ने एक बात बोली थी कि देखिए अब इसको राइवलरी कहना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के साथ हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, ये होता है कांटे की टक्कर, ये मैचअप होते हैं, तो ये अगर आप राइवलरी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जहां पे इसको रिकॉर्ड ही 8-1 का हो, वहां पे वो क्या राइवलरी। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो डिक्लाइन की आप बात कर रहे हैं, वाकई में पाकिस्तान का डिक्लाइन हुआ है। उनकी बॉलिंग उनको कई बार बचा ले जाती है, नहीं तो बल्लेबाजी में तो है ना कई बार ऐसा होता है कि मध्य क्रम एक बार लड़खड़ाना शुरू करता है। तो हम तो नीदरलैंड्स के खिलाफ देख ही चुके हैं कि किस तरीके से उनका जो मिडिल ऑर्डर एक बार को जब वो कोलैप्स करना शुरू हुआ तो करता ही चला गया, वो तो फहीम अशरफ ने बचा लिया। तो ये पाकिस्तान को देखिए कई चीजें सुधारने की जरूरत है। थोड़ा सा उनका है ना क्रिकेट बोर्ड का सेटअप भी ऐसा है थोड़ा सा कि वहां पर कई पॉलिटिक्स चलती रहती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। लेकिन आज अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यूएस चाहेगी कि थोड़ा सा और अच्छा प्रदर्शन करती है यूएस, लेकिन यूएस भी चाहेगी कि चेस करना, कि अच्छे से हम चेस कर पाए। वैसे काफी टफ होगा, लेकिन एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। जी, इससे पहले आज हुए मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से हराया। यूएई के 174 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 28 गेंद शेष रहते बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। टीम साइफर्ट ने 89 और फिन एलन ने 84 रन की पारी खेली। साइफर्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है साइफर्ट ने। अगर हम न्यूजीलैंड और इंडिया की भी सीरीज थी उसमें भी अच्छा खेले हैं, और इससे पहले भी जब जब उनको मौका मिला है एज अ विकेट कीपर भी और बैटिंग से भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। नहीं, न्यूजीलैंड के जो हम जैसे टीम साइफर्ट की बात करें तो अच्छा खेल भी रहे हैं। हालांकि वो जो इंडिया न्यूजीलैंड की जो 5 मैचेस की T20 सीरीज हुई थी उसमें एक जो कुछ 1-2 मैचेस में वो चल नहीं पाए थे। हालांकि टीम को उन्होंने शुरुआत दी थी बाकी मैचेस में, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 4-1 जो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था अभी जो बायलैटरल सीरीज में, उसके बाद से अभी देखिए न्यूजीलैंड को भी है ना बहुत ज्यादा मेंटली उस तरीके से रिकवर करने की जरूरत थी, क्योंकि 4-1 से सीरीज लूज करके वर्ल्ड कप में आ रहे थे। लेकिन अगर हम प्रदर्शन देखें तो दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन, आज तो देखिए उन्होंने बिल्कुल ही 1 साइडेड जीत दर्ज करी है। कोई मौका ही नहीं दिया नामी यूएई के बॉलर्स को कि कोई एक विकेट भी ले पाए। उन्होंने टोटल चेस डाउन कर दिया दोनों सलामी बल्लेबाज। और इसी तरीके से जो न्यूजीलैंड का अफगानिस्तान से भी मैच हुआ था उसमें भी न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि वो बहुत टफ मैच माना जा रहा था कांटे की टक्कर, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए वो मैच। तो न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम बनकर उभर रही है अपने ग्रुप में, और जहां तक लग रहा है जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है तो शायद आपका जो सुपर 4 है उसमें जगह भी बनाएगी। और वहीं नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया। नामीबिया की 157 रन के लक्ष्य को नीदरलैंड ने 2 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया। बैश डिलीडे को नाबाद 72 रन और 2 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले मुकाबले में नीदरलैंड रह गई थी जीतते जीतते, लेकिन आज जो उन्होंने मौका नहीं दिया नामीबिया को। हाँ, नामीबिया को देखिए हम देख रहे हैं 156 रन ही बना पाए नामीबिया, और उसमें भी उनके ने कोई एक खिलाड़ी है जिसने थोड़ी सी अच्छी पारी खेली, बाकी उनके खिलाड़ी चल भी नहीं पाए, ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं कर पाए, जबकि विकेट बहुत अच्छा था और मैच भी 11 बजे था, तो ऐसा अच्छी धूप भी खिली हुई थी, बढ़िया फ्लैट ट्रैक था, उसमें अच्छा उनको खेलना चाहिए था। 156 रन ही बना पाए।
और नीदरलैंड्स की जहां तक बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छी, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही। उनके एक प्लेयर ने उनके अच्छी शायद 70 या 77 रन के आसपास की उन्होंने पारी भी खेली, 72 रन की, जी 72 रन की पारी भी खेली। और वो काफी उन्होंने दिखाया कि देखिए अगर बैटिंग करी जाए तो हम इस मतलब अगर हम उस जो कहते हैं ना पिच के डेमंस को अगर अपने उस माइंड में हावी ना होने दे तो हम अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और उन्होंने दिखाया भी कि किस तरीके से उन्होंने उस फ्लैट ट्रैक को अच्छे से बैटिंग करी और जीत दर्ज करी नीदरलैंड्स ने। जी, उधर भारत का नामीबिया से 12 फरवरी को मुकाबला होगा। आसान होना चाहिए भारत के लिए मुकाबला? जी, लगता तो है, क्योंकि देखिए जिस तरीके का प्रदर्शन पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ था, भारत थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि अगर वो सूर्य कुमार यादव नहीं होते और उनको अपने वो एक कप्तानी पारी नहीं खेलते और वो बचाते नहीं उन क्षणों से जहां पे भारतीय पूरा मिडिल ऑर्डर पूरा बिखर गया था, ओपन बैट्समैन भी नहीं चल पाए थे, तो ऐसे में भारत चाहेगा क्योंकि नामीबिया के अगेंस्ट में वो एक अच्छी बड़ी जीत अर्जित करे। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है ना कि रन रेट पर आके फंस जाती कई बार चीजें, क्योंकि अब तो कहते हैं गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो भारत चाहेगा कि बड़ी सी बड़ी जीत दर्ज करे, चाहे नामीबिया हो या आगे आने वाली मैचेस में भी, और अपनी जगह पक्की करे वो टॉप पे। जी, और उधर बीसीसीआई ने 2025-26 सीजन के लिए भारतीय टीम के सीनियर पुरुष और सीनियर महिला खिलाड़ियों के सालाना प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड बी में रखा गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट। दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2025-26 सीजन के सालाना प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड बी में रखा गया है। विराट और रोहित एक दिवसीय प्रारूप में ही भारत के लिए खेलते नजर आते हैं। दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने T20 और टेस्ट से पहले ही संन्यास ले लिया है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जाडेजा को ग्रेड ए में शामिल किया गया है। केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल को ग्रेड बी में स्थान मिला है। ग्रेड सी में अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधाना, जेमिमा रोड्रिगेज और दीप्ति शर्मा को ग्रेड ए में शामिल किया गया है। शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, यास्तिका भाटिया और हरलीन देओल को ग्रेड बी तथा ग्रुप सी में रखा गया है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में 10 से 13 फरवरी तक किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में 56 देशों के 500 पैरालंपिक और विश्व चैंपियन एथलीट हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप में भारत ने अपनी 50 सदस्यों वाली टीम में शीर्ष एथलीटों को शामिल किया है। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये प्रतियोगिता, क्योंकि क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो आगे चल के जो होने वाला है उसके मद्देनजर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो सीजन ओपनिंग है और क्योंकि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं जहां पर है ना कई पैरा इवेंट्स भी रहेंगे, तो उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो अच्छे तरीके से तैयार होकर जाए, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है एक बहुत बड़ा वो इवेंट है और उसमें भारतीय टीम के जो मतलब कई सारे उसमें पैरा इवेंट्स है जो शामिल हैं। तो इसमें यह है कि और क्योंकि कई हमारे है ना जो 50 मेंबर स्क्वाड है उसमें कई हमारे है ना नामी जो चेहरे हैं, जैसे सुमित अंतिल है, वो है नवदीप है F41 कैटेगरी में, वो सब जो हमारी ये 2 टाइम पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, चाहे प्रीति पॉल हो, सिमरन हो, वो सारी ही वहां पर नजर आएंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया एक नपातुला जो एक इंडियन कंटिजेंट वहां जा रहा है। जी सर, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की पूर्ण सदस्यता दे दी गई है। यह फैसला 6 फरवरी 2026 को आईबीए की बोर्ड मीटिंग में लिया गया। आईबीएफ को आईबीए की पूर्ण सदस्यता दिए जाने की जानकारी 9 फरवरी को स्विट्जरलैंड के लॉजन से जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कितना इंपॉर्टेंट होगा खिलाड़ियों के लिए, कितना एक्सपोजर कितना मिलेगा? ये तो लड़ाई की संभावना हो गई है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड बॉक्सिंग से रिकॉग्नाइज्ड, और एक ये आईबा है रशियन उमर क्रेमलेव की जो कि इनको आईएबीएफ को दे रहे हैं, जो राकेश ठकरार हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो यहाँ तो ये टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और ये तो हम चाहेंगे कि खिलाड़ी को नुकसान ना हो। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका को 191 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सभी हुसैन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।